दोपहर का समय है। कुछ लोगों को स्वाभाविक है कि भोजन की भी याद आ रही होगी और कुछ लोगों को थोड़ा नींद से मित्रता का भी एहसास हो रहा होगा। तो एक बार ऊंची आवाज में भारत माता की जयकार करते हैं। भारत माता की, बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। आज की इस विस्तृत कार्य समिति में हमारे मध्य में जिनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय श्री सीपी जोशी जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित केंद्रीय मंत्रीगण, श्री भूपेंद्र यादव जी, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री दुष्यंत गौतम जी, और जो आज केवल इस बैठक को संबोधित करने के लिए विशेष रूप में यहां पर उपस्थित है, ऐसे हम सबके इस धोरारी धरती के सम्मानित अतिथि भाई शिवराज सिंह चौहान जी और मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, बहन विजया रहाटकर जी और सभी अन्य मान्यवर और प्रतिनिधि भाइयों और बहनों। वैसे चुनाव के परिणाम आए हुए महीने भर से अधिक कालावधि हो गया है और कई लोगों ने अपनी अपनी पद्धति से चुनाव परिणामों का विश्लेषण किया ही है। समाचार पत्रों में भी कई सारी बातें आई है। हम सब जानते हैं कि पार्टी के नेतृत्व ने भी चुनाव के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए चुनाव क्षेत्रशाह बैठकें की है, जिसमें से आप में से कई लोग उसमें सहभागी भी थे। तो ऐसी स्थिति में नए सिरे से कुछ नया विश्लेषण और कुछ नया प्रकाश डालने की आवश्यकता है। शायद बहुत लंबा भाषण उसके लिए देने की जरूरत नहीं है। मैं केवल कुछ तथ्य आपके सम्मुख लाऊंगा, मगर उसके पहले मैं एक चिंता को जरूर उजागर करना चाहूंगा। हमारा संगठन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर आगे चल रहा है और इसमें सबका प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी चुनाव परिणाम आए हैं वो हम सबों की सक्रियता, हमारा योगदान या फिर कभी कभार उसके अभाव के कारण आए हैं और हम सब ये जानते हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन चुनाव परिणामों के कारण विशेष रूप में देश भर में हमें लगभग पिछले चुनाव की अपेक्षा 60-65 सीटें कम आई। उसके कारण सभी के मन में एक पीड़ा है जो स्वाभाविक है, मगर कभी कभार आपस में चर्चा करते समय किसी न किसी के ऊपर इसका ठिकरा फोड़ने का जो एक मोह हमें हो जाता है। लगता है कि इन चुनाव परिणामों के कारण हम आत्म परीक्षण करते करते कहीं आत्म प्रताड़ना तो नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर ही अनावश्यक पद्धति से टिप्पणियां तो नहीं कर रहे, और इसलिए इस मोह से हमने दूर रहना चाहिए। क्योंकि जब हम दूसरे किसी की ओर उंगली दिखाते हैं, कई बार संगठन के लोग जनप्रतिनिधियों की ओर उंगली दिखाते हैं, जनप्रतिनिधि संगठन की ओर उंगली दिखाते हैं, मगर हम सब इस तथ्य को भी जानते हैं कि जब एक उंगली हम किसी की ओर दिखाते हैं तब बाकी उंगलियां अपनी ओर रहती है। इसलिए बड़े निष्पक्ष तरीके से आत्म परीक्षण करते हुए कहां कुछ चूक रही है, कहीं कुछ भूल हुई है, इसका आकलन बनाते हुए हमें इस चुनाव का विश्लेषण करना पड़ेगा, चुनाव परिणामों की समीक्षा करनी पड़ेगी।
मैं एक तथ्य बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव की अपेक्षा केवल 1.2% वोट कम मिले हैं। यह बात सही है कि जो वेस्टमिंस्टर मॉडल हमारे देश में है, जो फर्स्ट पास द पोस्ट चुनाव की प्रणाली है, उसके कारण 1% का अभाव भी लगभग 60-65 सीटें हमसे छीन लेने के परिणाम में तब्दील हो जाता है। और कांग्रेस ने भी कोई बड़ी महारत हासिल नहीं की है। हमने तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करना चाहिए। कांग्रेस के 2019 के चुनाव में उन्होंने जो मत पाए थे उससे केवल 1.49% वोट उनको अधिक मिले हैं, मगर ये चुनाव प्रणाली का परिणाम है कि उसके कारण उनकी सीटें दुगुने होने की दिशा में आगे बढ़ गई। तो इसलिए इस तथ्य का विस्मरण हमें नहीं होना चाहिए। ये जो सारा हुआ है उसके कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, मगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने की भूल हम न करें। ये वोट हमारी जो विचारधारा है, एक राष्ट्र की विचारधारा है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा है, कभी कभार हिंदुत्व की विचारधारा के नाम से हम अपनी विचारधारा का वर्णन करते हैं, जो सही भी है। उसके विरोध में अगर ये वोट होता तो ये जो जिनको बाल बुद्धि नेता कहा गया है, वो भगवान महादेव का चित्र संसद में लाना आवश्यक नहीं समझते थे। उनको पता है कि मुझे अब हिंदुत्व के रास्ते पर ही जाना पड़ेगा। हिंदू समाज को अब मैं टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकता, और इसलिए, और कभी कभार मुझे लगता है कि शिव की प्रतिमा संसद में झलकाना तो आसान है, मगर राष्ट्रवाद की विचारधारा का शिव धनुष अपने हाथ से उठाना बहुत कठिन है। ये बाल बुद्धि नेता जरूर समझे। इसलिए ये चुनाव और चुनाव का परिणाम और उसमें जो भी विश्लेषण हम करते हैं, तनिक भी हमारे मन में ये विचार आने की आवश्यकता नहीं कि ये कहीं हमारी विचारधारा के प्रति सवाल या निशान है। बिल्कुल नहीं है। क्या ये सुशासन के हमारे मंत्र के प्रति जनता की नाराजगी का लक्षण है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो ओडिशा जैसे राज्य में जहां जनता एक विकल्प को ढूंढ रही थी, तो विकल्प के रूप में पुरानी कांग्रेस को उन्होंने सामने नहीं लाया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना, और आज ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो गई है। यह एक ऐतिहासिक विजय है, इसको हम कम आंकने की भूल न करें। ओडिशा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सफलता एक ऐतिहासिक सफलता है। बड़े बड़े राजनीति शास्त्र के विश्लेषक भी चौंक गए हैं कि इतनी बड़ी भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिल पाई। हमारी नीतियों के विरोध में भी ये नहीं है। हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम ये जनता तक पहुंचे हैं। शायद उसका प्रचार कुछ कम हुआ, उसके प्रति एहसास निर्माण करने की हमारी कोशिश कुछ कम रही, मगर हमारी नीतियां, हमारी विचारधारा, हमारा सुशासन का मंत्र, इन सबों के प्रति हमारे मन में जो एक प्रगाढ़ आत्मविश्वास है, उसमें कहीं भी कम आने की जरूरत नहीं है। हम इसका ध्यान रखें। जो हुआ उसके सामान्यतः 3 कारण ध्यान में आ रहे। कुछ कारणों का उल्लेख पूर्व वक्ताओं ने किया है। एक तो सरासर अपप्रचार, चाहे वो आरक्षण के विषय को लेकर हो, चाहे अन्य किसी विषय को लेकर हो। दूसरा है कि समाज में फूट डालो और राज करो नाम की जो नीति ब्रिटिशों ने अपनाई थी, जो कांग्रेस ने लगातार आगे बढ़ाई, उस नीति को, उस रणनीति को, एक दृष्टि से उस घिनौनी राजनीति को फिर एक बार
कांग्रेस और विपक्षी दलों ने उजागर किया। इसलिए कई बार विकास और विकास के लिए वोट देने बजाय जनता के कुछ वर्ग अपनी जाति और संप्रदाय के आधार पर वोट देने के मोह में आ गए, जिसके कारण भी मैं मानता हूं कि हम जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं पा। तीसरा है कि कुछ विदेशी ताकतों का भी उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि विदेश में और कुछ देश में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिनके जो हित संबंध है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण वो साधना संभव नहीं हो पा रहा, जिसके कारण विदेश में बैठी कई ताकतें ये चाहती है कि पुरानी सरकार वापस आए, और उन लोगों ने भी कोई कम कोशिश नहीं की, जिसके चलते मैं मानता हूं कि हमें जो अपेक्षित सफलता थी वो नहीं मिल पाई। मित्रों, केरल में हमारा सांसद पहली बार चुनकर आना, केरल में हमारे कई नेताओं को लगभग विजय की सीमा तक जनता ने लाकर रखा, चाहे हमारे वी मुरलीधरन जी हो या राजीव चंद्रशेखर जी हो या अन्य कई नेता हो। तमिलनाडु में भी हमारे वोट प्रतिशतों में जो इजाफा हुआ है उसकी हम अनदेखी नहीं कर सकते। अभी भूपेंद्र यादव जी ने कहा वो सही है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है मगर सीटें हमारी अच्छी आई है। आंध्र प्रदेश में हमारे गठबंधन ने अप्रत्याशित सफलता पाई है, और इनके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में मैं मानता हूं कि कहीं कोई किंतु रहने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो पथ चुना है उस पर अडिग रहते हुए हमें आगे जाना है। दो तीन बातें संगठन के संदर्भ में कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहीं ना कहीं हमारे तालमेल में कुछ गड़बड़ रही है क्या, इसका हम सभी ने अवलोकन करना चाहिए। सरकार और संगठन के बीच समन्वय, कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क और कार्यकर्ताओं की पूछताछ, उनकी देखभाल, और हमारी जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका अधिक प्रभावशाली पद्धति से प्रयास, मैं मानता हूं कि इन सब की हमारे लिए आवश्यकता है। मित्रों, कई बार मुझे लगता है कि भारत और भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत समानता है। वो समानता यह है कि जैसे भारत को भारत की ताकत का एहसास भारत की जनता को कई बार होता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास ही कभी कभी होता नहीं। वो एहसास करा देना यहां बैठे कार्य परिषद के कार्य समिति के सम्मानित सदस्यों का कार्य है। मैं मानता हूं कि 2014 में एक परिवर्तन पर्व शुरू हुआ, 2019 में परिवर्तन पर्व की गति और बढ़ी, और जब देश ने अमृतकाल में प्रवेश किया है तो सुशासन और विकास का नया पर्व एक नए सिरे से, नए उत्साह से, नई उमंग से हमें प्रारंभ करना है। क्योंकि भारत को अगर भारत कहना है तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मजबूत रहना है। यही इस चुनाव का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद।